हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ प्रोफेसर एरोडोव की। तो एरोडोव जो थे ये एक फिजिसिस्ट थे, एक एकेडमिशियन थे इन द रसियन टेरिटरी, जिसको उस समय यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर जिसको आज रसिया कहते हैं, यूनाइटेड सोवियत संघ रसिया था एक ज़माने में। आप लोग को अगर बेसिक वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी बेसिक क्लासेस में 8-9 तक, तो आपको मालूम होगा कि एक समय ऐसा था जब यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में एक 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 कंपटीशन था टू बिकम द नंबर वन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दो डिफरेंट पोलैरिटीज़ थी जो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर कोई वर्ल्ड वार तो नहीं हुई, लेकिन एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। कोल्ड वॉर जहाँ पर ये दोनों देश एक दूसरे को इनडायरेक्ट तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इनडायरेक्ट एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। एक कंपटीशन था, इसमें एक बहुत ही फेमस कंपटीशन है स्पेस कंपटीशन, जिसमें कि ये था कि कौन सबसे पहले स्पेस में अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है, कौन सबसे पहले स्पेस में किसी लिविंग पर्सन को भेजता है, कौन स्पेस में सबसे पहले एक मून पे कौन पहले पहुंचता है। ऐसे बहुत कंपटीशन चल रहा था। और ये कंपटीशन केवल वही नहीं था, दोनों देश एक दूसरे को स्टेबिलिटी ख़त्म करने में भी लगे थे। यूएसएसआर से भी कोशिशें हो रही थी कि अमेरिका के अंदर ऐसे कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस आ जाएं कि वो ब्रेक कर जाए, और अमेरिका भी ऐसे कोशिशें कर रहा था कि यूएसएसआर में कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशंस आ जाएं कि वो ब्रेक हो जाए, उसकी पावर कम हो जाए। और आखिर में अमेरिका इसमें जीता और यूएसएसआर जो है वो ब्रेक कर गया। तो आज आप जो यूक्रेन सुन रहे हैं वो रूस का एक हिस्सा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा जितने भी स्थान हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे जितने भी स्थान जो बने हैं ये नए, ये सब यूएसएसआर के टूटे हुए हिस्से हैं। मैं आपको फिजिक्स वाले या मैथ वाले बच्चों को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है आज के ज़माने में। अमेरिकन्स एक चीज़ देख रहे थे कि यूएसएसआर के जो लोग हैं, जो रसियंस हैं, दे आर टू गुड इन द साइंस, दे आर टू गुड इन साइंस, बहुत बेहतरीन है, जेन्युइन आइडिया, ओरिजिनल आइडिया के वो महारथी हैं और कहीं बाहर जाते भी नहीं है। ऐसा उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर रखा है कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन अपने लोगों को दे रहे हैं। यूएसएसआर में जब वो डिवाइड नहीं हुआ था तो एक प्रोफेसर लैदाउ थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो प्रोफेसर लैदाउ ने एक पूरा थ्योरेटिकल मिनिमल कोर्स बना रखा था, और उस कोर्स को जो भी पूरा करता था वो उसी लेवल का व्यक्ति बन जाता था, जिसको हम नोबेल लॉरेट कहते हैं। डिस्कवरीज करता, रॉकेट साइंस, इस सब में वो लोग डेवलप कर रहे थे। तो अमेरिका ने सोचा कि आखिर रसिया के पास ये पावर क्या, रसिया की वो स्ट्रेंथ क्या है जो इतना ज़्यादा साइंस में आगे हैं। तो उनको पता चला कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके यहाँ ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जिन्होंने ऐसी प्रोफाउंड बुक लिख रखी है कि वो नए माइंड को बिल्कुल ट्रेन करती, प्रॉपर ट्रेन करती है। अब जब धीरे धीरे यूएसएसआर कमज़ोर पड़ रहा था तो अमेरिका ने उनकी इन सारी बुकों को मार्केट से हटाना शुरू किया, और अब आइडिया कहाँ से लाते, तो इन्हीं बुक को अलग तरह से प्रेजेंट करके देना शुरू किया। रसियंस थोड़ा सा फेमस थे अपने रफ स्टाइल के लिए, बहुत ही रूखी भाषा का इस्तेमाल करते थे, बहुत कम फिगर इस्तेमाल करते थे, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते थे। किताबें उससे बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड बन जाती थी, बहुत गहरी किताबें, बड़ी डेंस किताबें बन जाती थी। कमज़ोर दिमाग वाले लोग जो बहुत मोटिवेटेड नहीं हैं वो उसको पढ़ने घबरा जाते थे बुक देख करके ही, लेकिन बुकें होती थी खजाना। तो ये जो यूएसएसआर के, जो अमेरिका के लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हम इनकी बुक को लिक्विड मतलब उसको डाइल्यूट करते हैं। तो उन्होंने उस बुक के कॉन्सेप्ट उठाए और उन कॉन्सेप्ट में फिगर, टेबल और कुछ रंग बिरंगी सी डायग्राम, ये सब कुछ करके एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंट के फोटोग्राफ, ये सब डाल करके उसको प्रेजेंटेबल बनाया, मोर प्रेजेंटेबल बनाया। और जब मोर प्रेजेंटेबल बनाया और धीरे धीरे उसको उन सभी देशों में कम दामों पर वहाँ के पब्लिशर के साथ किया, जैसे हमारे यहाँ टाटा हैं, तो टाटा कंपनी ने मैग्रो हिल के साथ टाई अप किया। तो टाटा मैग्रो हिल जो बुक है, मैग्रो हिल बेसिकली एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है।
आई थिंक अमेरिकन की है, और टाटा हमारे भारत के हैं। तो इन दोनों ने मिल करके इनको एक कोलैबोरेशन किया और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में TMH पब्लिकेशन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती हैं। इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बेस्ट सेलर बुकें हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, दुनिया से जो रसियन बेस्ड किताब थी उनका एक पब्लिकेशन था मीर पब्लिकेशन, बहुत गजब का पब्लिकेशन था वो मीर पब्लिकेशन धीरे धीरे समाप्त हो गया। इकोनॉमिकल क्राइसिस के चलते वो ख़त्म हो गया। आजकल कह सकते हो ख़त्म सा हो चुका है। इसने ऐसे रत्न मतलब हीरे वाली किताबें इसने दी हैं दुनिया को, जो आज की डेट में ख़त्म हो गई। लेकिन ये किताबें कहाँ हैं? ये किताबें आज भी इंडिया की लाइब्रेरी, जितनी भी IITs हैं, उन IITs में रसियन बुक का एक पूरा सेक्शन है। जब भी कोई ऑथर किताब लिखता है और कोई रसियन बेस्ड का, कोई IIT बेस्ड का होता है, तो वो ज़रूर इन रसियन किताबों को ही अपना बेस बनाता है। तो बहुत सारी किताबें ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी जो जैसे अगर आप देखते हो इरोडोव है, क्रोटोव है, इरोडोव है, ये आज भी अभी भी सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं कर पाया। आज भी इंडियन ऑथर्स का रिप्लेसमेंट नहीं कर पाए। रेस्निक एंड हॉलिडे हैं, रेस्निक एंड हॉलिडे भी उसी पर्पज से लिखी गई थी, कोल्ड वॉर की पैदाइश हैं। एडवर्ड पुरसेल की किताब है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसी की पैदाइश है। इवन फैनमैन लेक्चर, ये भी उसी की पैदाइश है। बहुत सारी आज के डेट में जो आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फिजिक्स जैसे बुकें पढ़ते हो, सार्वेर और सोवेट वगैरह की, ये सब उसी कोल्ड वार की पैदाइश हैं। इतना फंड दिया जाता था किताब लिखने के लिए अमेरिका में कि लोगों के लिए किताब लिखना एक सोने की खान जैसी चीज़ थी। अच्छी किताब लिख दोगे आप मालामाल हो जाओगे। और आज वही हुआ, हमारे पास बहुत सारी ऐसी किताबें आ चुकी हैं जो कि उस तरह से लिखी गई थी। ठीक है, उनके बेनिफिट हैं, उनके प्रेजेंटेशन के तरीके से बहुत कुछ अच्छा हुआ है, आई एम एग्री विद दैट। बट स्टिल ये किताबें प्रॉब्लम बुक आज भी क्यों सर्वाइव करती हैं? क्योंकि कोई इसका रिप्लेसमेंट ही नहीं कर पाया, वो कोई इतनी प्रॉब्लम बना ही नहीं पाया। बच्चों हमेशा याद रखो, टू डिज़ाइन अ न्यू प्रॉब्लम इज़ अ मैमथ टास्क। एक नई प्रॉब्लम को डिज़ाइन करना और बहुत सारी नई प्रॉब्लम डिज़ाइन करना जो प्रोफाउंड हो, जो कंसेप्ट के साथ बिल्कुल मैच करके जाएं, बिल्कुल ऊपर नीचे ना हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता, आप पता नहीं आपको आश्चर्य होता है कि नहीं, आप देखते हैं एक व्यक्ति जो बस बीटेक हैं या उनकी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई है, दे आर राइटिंग अ बुक। हाउ दे आर राइटिंग अ बुक? क्या वो उतने सारे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं? नो, they most of the questions are influenced by these foreign authors book, and these foreign author books are heavily influenced by the Russian books. अगर मैं आप कभी एस.सी. वर्मा सर का जो बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसकी वॉल्यूम 1-2 है, कभी उसका प्रीफेस पढ़िए। उसके प्रीफेस को प्रोफेसर वाघमारे ने लिखा है। प्रोफेसर वाघमारे जब किताब लिखते हैं तो उसमें वो साफ साफ रसियन ऑथर्स का सीधे, क्योंकि उनके कलीग थे IIT कानपुर के, वो भी थे, तो सीधे तौर पे ये तो नहीं कहते हैं कि ये किस तरह के बुक से प्रभावित है, लेकिन वो अपने प्रीफेस में रसियन ऑथर्स का नाम लेते हैं। और वो इस बात का इंडिकेशन है, और वो सही भी है, कि वो बता रहे हैं कि एस.सी. वर्मा की बुक एक बहुत अच्छा एडॉप्शन है, बहुत अच्छी तरह से रशियन बुकों का एडॉप्शन है। रशियन बुकों के जो प्रॉब्लम्स हैं, रशियन बुक का जो मेथोडोलॉजी है, जो क्रिस्पनेस है, उसको प्रोफेसर वर्मा ने अपनी किताब में मेंटेन किया है विद सम मोर गुड लैंग्वेज। थोड़ा सा उतने रूखे भाषा नहीं है, बट थोड़ा अच्छी भाषा में। लेकिन वो जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, दोज प्रॉब्लम्स आर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रसियन ऑथर्स, रसियन बुक। तो ये किताबें आज भी इसीलिए एग्जिस्ट कर रही हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगी कि इरोडोव अपने रसिया में कोई बहुत बड़े उस तरह के जाइंट नहीं माने जाते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पे काम किया है। वो रसिया के जस्ट एक ऑथर थे, मतलब क्योंकि रसिया में सभी उसी लेवल के थे। इरोडोव के ज़माने में सब उसी लेवल के थे, इवन इनसे मच बेटर थे। चाहे आप वटाली गाइजनबर्ग की बात कर लो, चाहे लेदाव की बात कर लो, चाहे पर्गमैन की बात कर लो, पर्लमैन की बात, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर लोग थे। मोरनोव की बहुत सारे लोग थे जो ऐसी किताबें लिख रहे थे, मैथ की, फिजिक्स की। गैमोव जो कि रसियन से इन्फ्लुएंस थे, वो ऐसे लोग इतनी किताबें लिख रहे थे कि एरोडोव वॉज नथिंग you can say in that era, not very famous, I would say not very famous at that era. लेकिन समय के साथ साथ जब कोल्ड वॉर ने रशियन बुक्स को बहुत हद तक मार्केट से हटा दिया,
रसिया तक ही सीमित कर दिया और रसिया भी अपने आप को उस तरह से रिजोनेट नहीं कर पाया। तो हमारे सामने ये किताबें आती हैं। तो ये किताबें अवशेष हैं, मैं कहता हूँ रसियन लिगेसी की एक खंडहर है। इरोडोव अगर आप उसको इतनी प्रतिष्ठा दे रहे हैं तो आप समझिए कि ये ध्वस्त हो चुकी यूएसएसआर की साइंस स्टडीज़ की एक केवल बचिया हुआ अवशेष है इरोडोव। तुम कभी सोचो कि जिस समय ये अवशेष नहीं थे, इमारत थी, एक भरा पूरा साइंस का पूरा एक पूरी लिगेसी जो रही होगी ओरिजिनल, तो वो क्या रही होगी, किस तरह के लोग वहाँ पर काम करते रहे होंगे, किस तरह के प्रॉब्लम्स रही होंगे। क्रोटोव एंड इरोडोव्स एंड द एलिमेंट्री फिजिक्स बुक, दे आर जस्ट वेरी सिंपल बेसिक बुक्स। और आपको इरोडोव के बारे में क्या इरोडोव की कौन सी किताब आप पढ़ते हो? सिर्फ प्रॉब्लम्स। इरोडोव की आप सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ते हो। इरोडोव ने 3 वॉल्यूम में किताब लिखी थी। एक किताब मैकेनिक्स की थी, वेव्स की थी, जैसे टेक्स्ट बुक होती है ना, जैसे आप एस.सी. वर्मा की बुक पढ़ते हो जिसमें केवल थ्योरी होती है। इरोडोव ने थ्योरी किताब लिखी थी। इरोडोव ने थ्योरी की एक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की पूरी बुक लिखी थी। इरोडोव ने एक मॉडर्न फिजिक्स पे भी किताब लिखी थी, उस समय की जो न्यूक्लियर और क्वांटम जो मालूम था उस पर भी किताब लिखी थी। लेकिन ये किताबें हमें नहीं मालूम कि इरोडोव ने इस तरह की भी किताबें लिखी हैं। इरोडोव की आज हम प्रॉब्लम की बुक को ही समझते हैं, वही बुक बिक रही है बिकॉज उससे हमें आईआईटी में क्वेश्चंस बनते थे और वो उस पर इन्फ्लुएंस होते हैं इसलिए। तो मेरा आज बताने का बस इरोडोव की कुछ बातें थी जो हमें बतानी थी। और आप बहुत सारी किताबें ऐसे पढ़ोगे जो इरोडोव जैसे ही किताबों से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो आईआईटी में बहुत मतलब उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, उनके भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी तरह की किताबों से ही इन्फ्लुएंस हैं। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं और इसी तरह के टॉपिक पर आपके साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।